नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है उसी पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो सिफारिश है फ़ारसी भाषा का शब्द। सिफारिश के अलावा फ़ारसी भाषा के और भी शब्द हैं जैसे कि खुदा, ज़मीन, सरकार, नमक और नाश्ता। ये अन्य शब्द हैं जो फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। गोधूलि किसे कहते हैं? प्रातः का समय जब पशु चरने के लिए जाते हैं, शाम का वह समय जब पशु चर कर लौटते हैं, दोपहर का समय जब पशु विचरण करते हैं और डी प्रातः व दोपहर का समय जब पशु विचरण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, शाम का वह समय जब पशु चर कर लौटते हैं। तीसरा सवाल है, निम्न में से शुद्ध शब्द है? श्रृंगार, ए बी सी डी। तो डी वाला इसमें सही आंसर है, हालांकि इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा है श्रृंगार, पर श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, आप देख लो एक बार ऐसे। प्रश्न नंबर 4 है, अर्क का पर्यायवाची है? तो अर्क पर्यायवाची है बी, सूर्य का। पांचवा सवाल है, यह आदमी विश्वासी है? मैं यह शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो ए है संख्यावाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी सार्वनामिक विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण है। इसके अलावा इस, उस, वह, ये सब जो होते हैं सार्वनामिक विशेषण होते हैं। आइए देखते हैं छठा सवाल। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ग में अल्प प्राण वर्ग होते हैं। तो अल्प प्राण, महाप्राण, शघो से सवाल पूछ जाते हैं। तो कौन सा अल्प प्राण होता है? तो 1 2 3, 2 4 5, 3 4 5 या 1 3 5। तो अल्प प्राण होते हैं 1 3 5 और उसके अलावा महाप्राण होते हैं 2 और 4। और अघोष की बात करें तो अघोष होते हैं 1 और 2 और सघोष होते हैं 3 4 और 5। और व्यंजन वर्ग में आपको पता ही होगा कि 5 व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। और इसी प्रकार के 5 निम्न में से शुद्ध शब्द है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी और अंत्याक्षरी। तो इसमें शुद्ध शब्द है अंताक्षरी, ऑप्शन नंबर ए। आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो पहली बात तो आपका बंटी मनु भंडारी का है, मनु भंडारी। और ये मनु भंडारी का उपन्यास है, उपन्यास विधा है ये। और 10वां सवाल है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं? तो काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी। ये थे हिंदी के 10 सवाल और अब हम देखेंगे उत्तराखंड 20 नंबर की। तो पहला सवाल है, वासुकी ताल कहाँ है? ए केदारनाथ के निकट, बी यमुनोत्री के निकट, सी गंगोत्री के निकट, डी बद्रीनाथ के निकट। तो ये इसमें है ऑप्शन ए, केदारनाथ के निकट। और केदारनाथ में इसके अलावा गांधी सरोवर भी है, इसको चौराबाड़ी ग्लेशियर कहते हैं, गांधी सरोवर। और उसको गांधी सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें
गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो इस वजह से इसको गांधी सरोवर और चौराबाड़ी ग्लेशियर भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा ये वासुकी ताल भी केदारनाथ में ही है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है। जय काली देवी, जय केदार, जय बद्री विशाल, जय चंद्रबदनी देवी। तो गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है जय बद्री विशाल। और गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी 1887 में। और ये बंगाल सेना की 39वीं रेजिमेंट हुआ करती थी उस समय पे ब्रिटिश सेना में। बाद में फिर ये जब देश आज़ाद हुआ तो इसको भारतीय सेना का एक हिस्सा बनाया गया। और जब 1987 में इसको पूरे 100 साल हो गए थे तब इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया। 13वां सवाल है, भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश कहलाता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश कहलाता है मैथ। और गुंडा और मुंसा ये कहलाते हैं शीतकालीन आवास। शीतकालीन आवास ये कहलाते हैं इनके शीतकालीन आवास। प्रश्न नंबर 14, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ए 1982, बी 1983, सी 1992, डी 1988। तो इसका सही आंसर है ए 1982। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और 630 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 15, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थल कहलाता है। तो ये कहलाता है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। नंदप्रयाग में आपको पता ही है कि नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में आपको पता है कि मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। और केशव प्रयाग में पता है कि सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 40, बी 30, सी 35, डी 28। तो इसका सही आंसर है 30। 22 उस टाइम पे होते थे यूपी के जो विधानसभा थी उसके सदस्य और 9 थे विधान परिषद के सदस्य। लेकिन एक का फिर उस टाइम पे जो समय काल था वो पूरा हो गया था, तो 8 जो थे वो थे विधान परिषद के और 22 जो थे वो थे विधानसभा के। और इस वजह से अंतरिम विधानसभा में उत्तराखंड की 30 सदस्य थे कुल। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में है? तो ये तो पता ही होगा आपको कि बागेश्वर में है। और यहाँ इसको गांधी आश्रम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गांधी जी आए थे। यहाँ पे 1929 में। और उन्होंने इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। भारत का स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 18, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि है उत्तरकाशी में है। और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 19, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 मई 1930 में। यहाँ पे क्या था कि टिहरी रियासत में जो 1927 का वन कानून था वो लागू कर दिया गया था और वो बहुत ही कठिन था। उस वजह से यहाँ पर ये आंदोलन लोगों ने किया। और यहाँ पर तिलाड़ी के मैदान में रवाई क्षेत्र में जो एक चक्रधर ज्वाल नाम के जो उस टाइम पे दीवान हुआ करते थे, उन्होंने लोगों पे गोलियां चला दी। तो फिर ये तिलाड़ी कांड के नाम से फिर फेमस हो गया। तो ये हुआ था 30 मई 1930 को। प्रश्न नंबर 20, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? 8 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008, 10 दिसंबर 2010, 25 दिसंबर 2014। तो इसका सही आंसर है बी, 4 नवंबर 2008 को। और ये क्या था? मनमोहन सिंह की सरकार ने। प्रश्न नंबर 21 है कि लाल कुर्ती बाजार कहाँ है?
तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि लाल कुर्ती बाजार रानीखेत में है। तो अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना ऑप्शन डी 4 अप्रैल 2016 को। उत्तराखंड का खुद का पंचायती राज अधिनियम। इससे पहले भी उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम था। हमने उसको वैसी कॉपी मतलब ले लिया था और उसको ऐसे हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 2016 में पहली बार हमारा खुद का पंचायती राज अधिनियम बना और इसमें जो संशोधन हुआ पहली बार वो हुआ 2019 में। 23 प्रश्न है कि उत्तराखंड का वेलकम ड्रिंक है? ए गन्ने का जूस, बुरांस का जूस, सी चाय, मट्ठा। तो बहुत सारे जो होंगे चाय लवर वो कह रहे होंगे चाय, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है बुरांस का जूस। उत्तराखंड का जो वेलकम ड्रिंक है वो है बुरांस का जूस। प्रश्न नंबर 24 है, जौनसारी समुदाय इनमें से कहाँ निवास नहीं करता? ए चक्राता, बी त्यूनी, सी कालसी, डी इन सभी जगह निवास करता है। तो जौनसारी समुदाय इन सभी जगह निवास करता है। तो ये तीनों की तीनों जगह जो है ये देहरादून में है, और इसके अलावा टिहरी के जौनपुर में भी ये जौनसारी समुदाय जो है निवास करता है। और उसके अलावा अब जो पढ़े लिखे जौनसारी लोग हैं वो तो पूरे उत्तराखंड में ही फैले हुए हैं। प्रश्न नंबर 25, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? ए 30 अक्टूबर 2002, बी 30 अक्टूबर 2003, सी 30 अक्टूबर 2004, डी 30 अक्टूबर 2005। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 30 अक्टूबर 2003। हालांकि ये 31 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी, और उस टाइम पे जो सरकार थी वो थी एनडी तिवारी की। तो एनडी तिवारी को इसलिए ही मतलब विकास पुरुष नहीं कहा जाता, उन्होंने बहुत काम किया है, इस वजह से उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पे हीरा सिंह बिष्ट जो कि परिवहन मंत्री थे उत्तराखंड के, और एनडी तिवारी जो कि उस टाइम के सीएम थे, उन्होंने मिलकर प्रयास किया और 31 अक्टूबर 2003 को उन्होंने उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की। प्रश्न संख्या 26, मालपा भूस्खलन के दौरान चलाया गया बचाव अभियान। हालांकि ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी इसका आंसर जो है सही वो मैं बता देता हूँ आपको कि ब्लू एंजल मालपा भूस्खलन के दौरान चलाया गया बचाव अभियान था। मालपा भूस्खलन हुआ था 18 अगस्त 1998 को। क्या था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं वो इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर की ओर को जाते हैं, और उस टाइम पे भी जा रहे थे 1998 में। और 18 अगस्त जुलाई अगस्त का महीना आपको पता ही है कि बारिश का होता है। तो यहाँ पे भूस्खलन हो गया और एक प्रोतिमा बेदी नाम की नृत्यांगना थी, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। और इनके साथ साथ अन्य 300 लोगों की भी यहाँ पर मृत्यु हो गई इस भूस्खलन के दौरान। प्रश्न नंबर 27, चंद राजवंश का एकमात्र शासक जिसका कि चित्र उपलब्ध था। ए रुद्रचंद, बी गरुड़ ज्ञानचंद, सी बाज बहादुर चंद, और डी ताराचंद। तो ये था सी बाज बहादुर चंद। एकमात्र चंद शासक था जिसका कि चित्र उपलब्ध है, और ये बहुत ही मतलब गजब का राजा था। चरवाहे से ये राजा बना, और ये इसकी ये तस्वीर है जो कि 1750 की है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1638 से लेके 78 तक, ये इसका टाइम पीरियड था। और ये एकमात्र चंद शासक है जिसका कि चित्र उपलब्ध है। तो अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल आपको पता ही होगा कि सुरजीत सिंह बरनाला थे, सुदर्शन अग्रवाल दूसरे नंबर के, और बनवारी लाल जोशी तीसरे नंबर के। फिर चौथे नंबर पर मार्गरेट अल्वा जो कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। पाँचवें नंबर पे थे अजीज कुरैशी। छठे नंबर पे कृष्णकांत पॉल के पॉल छठे, और सातवें नंबर पे बेबी रानी मौर्य, और आठवें नंबर पे अभी जो हैं वो हैं गुरमीत सिंह। प्रश्न नंबर 29, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि नारायण दत्त तिवारी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, और नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री थे अंतरिम सरकार में।
और ND तिवारी प्रथम निर्वाचित थे और ये 2002 से 2007 तक रहे। प्रश्न नंबर 30, अल्मोड़ा नगर पालिका कब बनी? तो अल्मोड़ा नगर पालिका उत्तराखंड की नगर पालिकाओं में सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। प्रश्न नंबर 31, परशुराम कुंड किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी उत्तराखंड। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और इस सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में अभी मकर संक्रांति हुई थी 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी के दिन इस परशुराम कुंड में जो है लोग जो हैं वो स्नान करते हैं। और ये लोहित जिला जो है अरुणाचल प्रदेश का वहाँ पर है और ये मतलब एक पर्यटक स्थल है। और यहाँ पर 14 जनवरी के दिन हर साल स्नान होता है। तो इस वजह से अभी ये समाचारों में रहा था तो मैंने ये सवाल आपसे पूछा। प्रश्न नंबर 32, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ऑप्शन ए 213, बी 210, सी 123, डी 212। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 213। और ये जो 123 है इसके थ्रू राष्ट्रपति जो है उसकी अध्यादेश की शक्ति होती है और 113 में राज्यपाल की। प्रश्न नंबर 33, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कोस्टल बाउंड्री इंडिया की टोटल जो है वो कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 7516 किलोमीटर। इसमें जो हमारा अंडमान निकोबार है और जिधर लक्षद्वीप है उसकी जो कोस्टल बाउंड्री है उसको भी ऐड कर लिया जाता है। तो टोटल जो कोस्टल बाउंड्री है इंडिया की वो है 7516.6 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 34, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नगर निकाय से, बी इसमें शपथ है, सी पंचायती राज, डी भारत के राज्य क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, टोटल 29 विषय हैं इसमें। और ये जोड़े गया था संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन से, जो कि हुआ था 1992 में। और इस 11वीं अनुसूची में पंचायतों की जो शक्तियां हैं और पंचायतें जिन विषयों पर काम करेंगी उनके बारे में बताया गया। तो इसका संबंध है पंचायती राज से। प्रश्न नंबर 35 है पर 34 ही लिख दिया इसमें, सॉरी। तो प्रश्न नंबर 35 है या 34 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया? तो 2010, 2008, 2016, 2009। तो ये आया था आपका ऑप्शन नंबर डी 2009 में। और इसी के तहत 15 जून 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया था। और जो HNB है हेमवती नंदन बहुगुणा, वो नाम इस गढ़वाल यूनिवर्सिटी को दिया गया था 1889 में। और एक गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी दोनों 19। प्रश्न नंबर 35, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर ए राघवेंद्र सिंह चौहान, बी HS कपाड़िया, सी NV रमन्ना और डी संजय कुमार मिश्रा। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं NV रमन्ना और ये हैं 48वें नंबर के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके अलावा आपको पता ही होगा राघवेंद्र सिंह चौहान ये अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड के चीफ जस्टिस थे। और अभी संजय कुमार मिश्रा जो हैं वो उत्तराखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं ऑफ उत्तराखंड, UK। प्रश्न नंबर 36, बजट 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी बताई गई है? तो ये बताई गई है आपकी 9.2%। 2022-23 में जो भारत का GDP ग्रोथ रेट है वो 9.2% रहेगा। प्रश्न नंबर 36, ईरान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए तेहरान, बी इस्लामाबाद, सी बेरूत, डी काबुल। तो इसका है ईरान की राजधानी है तेहरान। इस्लामाबाद आपको पता होगा कि पाकिस्तान की कैपिटल है और काबुल आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान की है। तो तेहरान है ईरान की कैपिटल। प्रश्न संख्या 37,
उमलिंगा दर्रा कहाँ है? तो ऑप्शन ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। तो उमलिंगा दर्रा है आपका लद्दाख में। और इसके अलावा भारत और चीन के मध्य जो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो कहाँ कहाँ पर है? तो जो पहला दर्रा है वो है आपका नाथुला, का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये है आपका नाथुला दर्रा, जो कि है सिक्किम में, जो कि है आपका सिक्किम में। और दूसरा है सिपकिला दर्रा, और ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। और तीसरा है आपका लिपू लेक, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने। तीसरा है लिपू लेक, और ये है अपना प्यारा उत्तराखंड में। तो नाथुला, शिपकिला और लिपू लेक, ये 3 दर्रे हैं जो भारत चीन के मध्य हैं और महत्वपूर्ण दर्रे हैं, और ये इंडियन राज्यों में हैं। और उमलिंगा दर्रा है लद्दाख में। यूपी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? ए 543, दो 245, सी 70, डी 403। तो ये आपको पता ही होगा कि अभी इलेक्शन भी हुए हैं यूपी में भी, उत्तराखंड में भी। तो यूपी की विधानसभा में 403 सीटें हैं, जो कि हैं हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हैं भारत में ये। उत्तराखंड की विधानसभा में सीटें जो हैं वो हैं 70, ये हैं उत्तराखंड में। और 543 जो है आपका, जो 543 सीट दिखा है, ये है हमारी जो लोकसभा है, सांसद की जो लोकसभा है उसकी सीटें, और ये 245 है राज्यसभा की सीटें। और 403 ये हैं यूपी की विधानसभा की सीटें, और ये सबसे ज़्यादा हैं देश में। इसके अलावा यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 80, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 31। यूपी लोकसभा की, यूपी राज्यसभा की, और ये दोनों, ये भी सबसे ज़्यादा है, और किसी राज्य में नहीं है इतनी सीटें, यहीं पर ही हैं। प्रश्न नंबर 39, राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए 243 के, ऑप्शन बी 242, ऑप्शन सी 245 और ऑप्शन डी 243 ए। तो 243 के में राज्य चुनाव आयोग जो है वह बताया गया है। राज्य चुनाव आयोग 243 के में। प्रश्न नंबर 40, भारत के सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन से, ये एफएम नहीं है, ये है फाइनेंस मिनिस्टर, गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। तो भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन से वित्त मंत्री हैं? तो पी चिदम्बरम, मोरारजी देसाई, निर्मला सीतारमन, मनमोहन सिंह। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है पूरा। और इसके अलावा इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं पी चिदम्बरम, इन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। और निर्मला सीतारमण ने इस बार बीजेपी के लिए चौथी बार बजट पेश किया है। और इस बार की जो इनकी बजट की स्पीच थी वो सबसे छोटी थी। और 2014 से बीजेपी सरकार है, तो आप कहोगे कि निर्मला सीतारमण ने 4 बार ही कैसे बजट पेश किया? तो निर्मला सीतारमण इससे पहले जो थी वो भारत की रक्षा मंत्री थी, और शायद 2019 में इनको वित्त मंत्री बनाया, और फिर 2019 का, 20 का और 21 का, 22 का चौथी बार इन्होंने अपना बजट पेश किया है। प्रश्न नंबर 41, यूनेस्को की साइट भारत में कितनी है? कुल टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, वो कुल कितनी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी 40। यूनेस्को की टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में जो है वो है 40। प्रश्न नंबर 42, रेल बजट और आम बजट साथ में कब से पेश होना शुरू किया गया? तो ये 2017 में। इससे पहले 2017 से पहले रेल बजट अलग आता था, और आम बजट जो होता है नॉर्मल बजट वो अलग आता था। और इसकी शुरुआत हुई थी 1924 से। क्या हुआ था कि सर एडवर्ड कमेटी एक बनी थी 2021 में, जिसने कहा था कि जो रेल बजट है वो उसको अलग पेश किया जाना चाहिए।
तो उसकी रिकमेंडेशन पे 1924 से रेल बजट और आम बजट अलग अलग आना शुरू हुआ था। और फिर 2017 में जो है इसको फिर दोबारा से वो कर लिया गया, मर्ज कर लिया गया, और 2017 से अब रेल बजट और आम बजट जो है वो साथ में आना शुरू हो गया है। प्रश्न नंबर 43, बजट 2022-23 में डिजिटल करेंसी को लेकर कितने प्रतिशत टैक्स की बात की गई है? तो ये जो टोटल टैक्स की बात की गई है वो तो आपका है 31%, जिसमें कि 1% ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे क्रिप्टो करेंसी का तो आपको देना पड़ेगा, और उसके अलावा अगर आपको कोई मुनाफा होता है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बाद तो उसका आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो होगा 30%। तो 30% टैक्स की बात की गई है। 1% जो है वो है आपका ट्रांजिशन टैक्स। प्रश्न संख्या 44, बहमनी राज्य कब बना? तो ये आपको पता ही होगा, बहमनी राज्य बना था ऑप्शन नंबर बी 1347 में, और इसकी स्थापना की थी हसन गंगू नाम के व्यक्ति ने। ये आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा, या अगर आप यूट्यूब से या नेट से अगर कहीं पर से पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन हसन बहमन के नाम से ये बहमनी राज्य की गद्दी पर बैठा था, और 1347 में इसने ये बहमनी राज्य की स्थापना की थी। और उस टाइम पे जो दिल्ली में राजा था वो था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और 1336 में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर का नाम आपने सुना ही होगा। ये 1336 में बना था, और इस समय भी जो दिल्ली का शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और ये देख लो आप, ये जो है इधर ये था पूरा बहमनी साम्राज्य, और ये जो नीचे वाला है ये था विजयनगर साम्राज्य। इसके नीचे जो ये था विजयनगर साम्राज्य। और ये जो बहमनी साम्राज्य है इसके ये बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर ये जो थे इसके प्रांत हुआ करते थे। और गुलबर्गा नाम की एक जगह जो थी, क्योंकि यहाँ पर पड़ती थी, ये इनकी होती थी राजधानी, बहमनी राज्य वालों की राजधानी। और ये नीचे विजयनगर। प्रश्न संख्या 45, तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए 1565 विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच। ऑप्शन बी 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन सी 1001 महमूद गजनवी और पंजाब के शाही राजा जयपाल के बीच। ऑप्शन डी 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच में। और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य इसमें कह सकते हो कि आप हारा था। विजयनगर का जो नेतृत्व किया था इस युद्ध में वो क्या था, कृष्णदेव राय ने। विजयनगर का नेतृत्व इस युद्ध में किया था कृष्णदेव राय ने, और ये भी आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा। कृष्णदेव राय ने इस 1565 का जो तालीकोटा का युद्ध था उसमें विजयनगर साम्राज्य की ओर से नेतृत्व किया था, और विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध में कह सकते कि आप हारा था, और बहमनी राज्य की जीत हुई थी। प्रश्न संख्या 46, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आसाम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी बिहार। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है नागालैंड में, और ये मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर के बीच, और इसको कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का त्योहार। और असम में मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल, बिहू त्योहार, जो कि साल में 3 बार मनाया जाता है। अलग अलग नाम से बिहू त्योहार जो है असम में मनाए जाते हैं, और साल में 3 बिहू त्योहार असम में जो है वो मनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 47, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी MS स्वामीनाथन, सी इंदिरा गांधी, डी टी बालकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन। और भारत में जो हरित क्रांति हुई थी वो हुई थी 1966-67 में। और पूरे दुनिया में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। इनका नाम भी आपने सुना ही होगा, नॉर्मन बोरलॉग।
प्रश्न नंबर 48, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो पता ही होगा, आसान सा सवाल है। ऑप्शन ए 32,90,342 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 32,92,363 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 30,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 39, वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सब्जियां, फूल और फल उगाना, ऑप्शन बी अंगूर की खेती, ऑप्शन सी मछली प्रजनन, ऑप्शन डी रेशम कीट का पालन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगूर की खेती करना कहलाता है वीटी कल्चर। प्रश्न संख्या 50, 2022 के आईपीएल के जो टाइटल स्पॉन्सर हैं वो कौन है? ऑप्शन ए वीवो, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी ओप्पो, ऑप्शन डी सैमसंग। तो ये है टाटा। तो जैसा आपने देखा होगा कि वीवो आईपीएल, तो अब वो वीवो आईपीएल नहीं रहेगा, वो होगा अब टाटा आईपीएल, क्योंकि जो वीवो चाइनीज़ कंपनी थी, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर कंपनी, उसको हटा दिया गया है। और 2022 और 23 के लिए टाटा को ये टाइटल स्पॉन्सर को मतलब दे दिया गया है आईपीएल का। और इस बार की जो आईपीएल ऑक्शन हुई है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं ईशान किशन। सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन। मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा है 15.25 करोड़ देके। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बोली जो है इन पे लगाई गई है ईशान किशन पे, मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट मिलें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टेक केयर।